नमस्कार दोस्तों, आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल रिजल्ट विथ आकाश में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग आज एक और वीडियो को आगे इस श्रृंखला में जोड़ेंगे और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस श्रृंखला में जो भी वीडियो आप लोग को दिए जाते हैं उन सब वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को शामिल किए जाते हैं जो कि सी टेट के एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावना रहती है। तो दोस्तों, आप लोगों से एक एडवाइस या सलाह के रूप में है कि यदि आप लोगों में से जिन लोगों का इस श्रृंखला के एक भी वीडियो बाकी है तो उस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लें। इन्हीं सब बातों के साथ दोस्तों, आज की इस वीडियो की हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, यहाँ पर एक चीज़ लिखा है, क्या अपने रास्ते खुद चुनिए क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। इसका मतलब क्या है कि जिस रास्ता पर चलना है वो आप खुद चुनिए। ये नहीं कि कोई मित्र इस रास्ते पर जा रहा है तो हमको इस रास्ते पर जाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं कि हम किस रास्ते पर आसानी से और जल्दी पहुंच सकते हैं। आइए इन्हीं सब बातों के साथ हम लोग आज शुरुआत करते हैं अपने इस सेशन की। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन दिया है, विकास के किस क्षेत्र का संबंध बौद्धिक क्षमताओं जैसे कि ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना और सृजनात्मकता से है। देख लीजिए, किस किस से चाहिए। ध्यान से चाहिए, स्मृति से चाहिए, समस्या समाधान से चाहिए, कल्पना से चाहिए और सृजनात्मकता से चाहिए। ठीक है। पहला ऑप्शन दिया है संवेगात्मक क्षेत्र, संज्ञानात्मक क्षेत्र। दूसरा ऑप्शन दिया है सामाजिक क्षेत्र। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है सामाजिक क्षेत्र। चौथा ऑप्शन है शारीरिक क्षेत्र। तो देखिए, कभी भी ध्यान की बात करें, स्मृति की बात करें, समस्या समाधान की बात करें, कल्पना की बात करें, सृजनात्मकता की बात करें, तो इन सारे चीज़ों का संबंध किससे होता है? तो इन सारे चीज़ों का संबंध संज्ञानात्मक क्षेत्र से होता है। तो हम लोग को ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। निम्न में से कौन सा कारक सामाजिकरण का कारक नहीं है? अब देखिए, जब भी नहीं बढ़ रहा है तो आप उसे क्या कर लीजिए? गोला कर लीजिए। ठीक है। तो देखिए, कौन सा कारक सामाजिकरण का कारक नहीं है। पहला ऑप्शन दिया है परिवार, दूसरा दिया है आस पड़ोस, तीसरा दिया है समकक्षीय और चौथा दिया है सरकार। ठीक है। तो देखिए, बच्चा परिवार से भी सीखता है, आस पड़ोस से भी सीखता है, समकक्षीय से भी सीखता है, अंतःक्रिया करके सारे ऑप्शनों से, लेकिन सरकार से बच्चा नहीं सीखता है। तो हम लोग को ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा? हम लोग को ऑप्शन नंबर 4 इसका उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम आगे बात करते हैं। देखिए आगे क्या दिया। देखिए आगे दिया है, हेंज की दुविधा पर बच्चों की प्रतिक्रिया के आधार पर लॉरेंस कोहलबर्ग ने किस विकास की विभिन्न अवस्थाओं को प्रतिपादित किया है? अब हेंज हेंज की दुविधा आप जानते हैं। हेंज की पत्नी बीमार रहती है और यदि उसको दवा नहीं मिलता तो वह मर जाती। हेंज के पास पैसे नहीं थे दवा को लेने के लिए, तो वह क्या हो जाता है? दुविधा में पड़ जाता है कि मतलब कि दवा चुराए कि नहीं चुराए। तो यही हेंज की कहानी है। तो इस पर लॉरेंस कोहलबर्ग ने क्या दिया है? तो आइए बात करते हैं। पहले ऑप्शन नैतिक विकास, दूसरा का सामाजिक विकास, तीसरा ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक विकास और चौथा ऑप्शन है व्यक्तिगत विकास। तो हम लोग क्या हो जाएगा? हम लोग जानते हैं कि जब भी आप लोग के सामने लॉरेंस कोहलबर्ग शब्द आए तो ये समझ जाइएगा कि हम लोग का अगला शब्द क्या होगा? तो नैतिक विकास। यानी हम लोग को ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यह प्रस्तावित करती है कि, क्या प्रस्तावित करती है? प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को उनकी घर की या स्थानीय भाषाओं में पढ़ाना जाना चाहिए। प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा का माध्यम एक तरह की भाषा में ही उपयोग होना चाहिए।
शिक्षकों को द्विभाषिक उपागम को प्रयोग करने के लिए हतोत्साहित किया जाना चाहिए। बहुभाषा को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए। अब देखिए ऑप्शन 4 तो ऐसे ही गलत है। क्यों? क्योंकि हम लोग को जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वह बहुभाषिकता पर जोर देती है, यानी बढ़ाने को। तो 4 तो ऐसे ही गलत हो गया। तीसरा में हतोत्साहित शब्द इस ऑप्शन को गलत कर देता है। क्यों? क्योंकि आप टीचर को द्विभाषा पढ़ाने से यानी द्विभाषा की जानकारी देने से नहीं रोक सकते हैं। फिर देखिए दूसरा ऑप्शन क्या है, प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षक का माध्यम एक तरह की भाषा में उपयोग होना चाहिए। ये भी बहुभाषिकता को क्या कर रहा है, तो बहुभाषिकता को कमजोर कर रहा है। तो हम लोग का एक ऑप्शन बचा पहला क्या, प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को उनके घर की या स्थानीय भाषाओं में पढ़ाया जाना चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर ए हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हम लोग का उत्तर हो जाएगा। आइए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक विद्यालय बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों का चयन करते समय लड़के को प्राथमिकता देता है और संगीत प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों का चयन करते समय लड़कियों को प्राथमिकता देता है। यह क्या इंगित करता है? अब देखिए जब भी कार्य की बंटवारा लड़कों लड़कियां देखकर होने लगे, यानी लड़के लड़कियां देखकर होने लगे, तो अब आप बात को समझिएगा कि वो क्या है, लैंगिक स्थायित्व, लैंगिक पहचान, लैंगिक समानता, लैंगिक रूढ़िवादिता। तो वो क्या है, लैंगिक रूढ़िवादिता। ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक शिक्षा में समावेश की भावना का सटीक रूप से वर्णन करता है? कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक शिक्षा में समावेश की भावना का सटीक रूप से वर्णन करता है? किसकी? समावेश की। ठीक है, शिक्षक केवल मानक और एक तरह की भाषा के प्रयोग को ही बढ़ावा देता है। शिक्षक कुछ जाति समूह के बच्चों के प्रति पूर्वाग्रह रखता है या रखती है। शिक्षक को विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों से कोई अपेक्षा नहीं होती है। शिक्षक सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षा शास्त्र का उपयोग करता है या करती है। अब देखिए, आप पहले ऑप्शन से देखना शुरू करिए। देखिए पहले ऑप्शन में यहाँ पर क्या है, केवल वर्ड है। ठीक, तो केवल मानक तरह और केवल वर्ड हम लोग क्या होता है, तो केवल वर्ड हम लोग का निगेटिव होता है, यानी पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन देखिए, कुछ जाति समूह को, यानी यह क्या कर रहा है, यह अलगाव को दर्शा रहा है, यानी दूसरा ऑप्शन भी गलत है। फिर तीसरे ऑप्शन की बात करें तो देखिए, विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं शब्द, ये भी अलग कर रहा है। तो हम लोग के पास एक ऑप्शन बचा, कौन सा, चौथा ऑप्शन, यानी समावेशन, यानी समावेशी शिक्षा के लिए शिक्षक सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षा शास्त्र का प्रयोग करे, यानी कि जो भी उचित शिक्षण विधियाँ, शिक्षण के तरीके है उसका प्रयोग करे। ठीक है, आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता का समूह प्रतिभाशाली छात्रों को परिभाषित करता है? अब देखिए क्या, वे शीघ्रता से सीखते हैं और उसे याद रखते हैं। ठीक है, वे सतर्क रहते हैं और तुरंत उत्तर देते हैं, बारीकी से अवलोकन करते हैं। ठीक है, वे त्वरण के साथ बेहतर प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, ऑप्शन तीनों सही है ऑप्शन में। अब देखते हैं कोई ऐसा ऑप्शन बना है, तो देखिए हम लोग को ऑप्शन नंबर 3 इसका उत्तर हो जाएगा क्या, वे त्वरण के साथ बेहतर प्रदर्शन भी करते हैं, और दूसरे ऑप्शन में देखिए सतर्क रहते हैं और अवलोकन करके उत्तर देते हैं। यानी कि तीनों ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, तीनों ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आप लोगों में से जिन्होंने इस चैनल को सपोर्ट नहीं किया है तो आप लोग सपोर्ट कर दीजिए। और आप लोग जानते हैं कि इस चैनल पर मतलब कि अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं और वही क्वेश्चन आते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। तो आप इस श्रृंखला से ज़रूर जुड़िए, लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए और शेयर भी कर दीजिए। दोस्तों आइए हम लोग आगे बात करते हैं। फिर देखिए, टाइम ज़्यादा बातों में नहीं गंवाना है, हम लोग को काम पर फोकस करना है। तो आइए अगले क्वेश्चन की
शुरुआत करते हैं। कह रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक प्रणाली अत्यधिक दृष्टिबाधिता से जूझते हुए विद्यार्थियों के समावेशन हेतु प्रभावशाली नहीं है। अब देखिए प्रभावशाली नहीं है किससे, जो दृष्टिबाधिता है। ठीक है, पहला क्या कह रहा है, प्रत्यक्ष और स्पष्ट रूप से बोलना व पढ़ाना। ठीक है, त्रियामी नक्शे और चार्ट। ठीक है, ऐसी किताबें और बोर्ड जिनका छुआ या महसूस किया जा सके। ठीक है, दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण देने के लिए कंप्यूटर का उपयोग। अब देखिए बच्चा तो एक देखने योग्य नहीं है, उसमें आप दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण करेंगे तो उसके लिए उचित नहीं होगा। हम लोग को नहीं ही ढूंढना है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम आगे बात करते हैं। एक विद्यार्थी जो नियंत्रण के बाह्य अधिकारिता में विश्वास रखती है, परीक्षाओं में अपनी असफलता का कारण किसे बता सकती है। अब देखिए, योग्यता की कमी, तैयारी की कमी, त्रुटिपूर्ण दृष्टिकोण, बुरी किस्मत। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सी बात को समझना है। एक विद्यार्थी जो नियंत्रण बाह्य अधिकारिता में विश्वास रखती है, परीक्षाओं में अपनी असफलता का कारण किसे बता सकती है। मतलब कि उसको क्या है, बाहरी चीज़ें में विश्वास है और वह असफल हो जाती है तो किसे बताएगी, योग्यता में कमी नहीं, तैयारी की कमी नहीं, दृष्टिकोण त्रुटिपूर्ण दृष्टिकोण, बुरी किस्मत। तो देखिए ये सारे 3 सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर होगा क्योंकि ये गलत है। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। प्रगतिशील कक्षा में एक प्रभावी वातावरण का निर्माण करते समय निम्नलिखित में से किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। अब देखिए प्रगतिशील वर्ड में माने प्रगतिशील शब्द दिया है और कक्षा बनाना है, तो वातावरण का निर्माण करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए। अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए सामग्री को व्यवस्थित करने की विधि, यह ऑप्शन बिल्कुल ज़बरदस्त है। जोखिम लेने में विद्यार्थियों की सहायता करने के तरीके। ठीक है, एक समान क्षमता वाले विद्यार्थियों को एक समूह में रखना, ये गलत है क्योंकि ये समावेशी शिक्षा का हनन है। आकलन की भिन्न भिन्न विधियाँ, ये भी गलत है, यानी 1-2 सही हो सकता है यदि एक साथ दिया हो तो। देखते हैं हम लोग ऐसा कोई ऑप्शन है, ऐसा कोई ऑप्शन हम लोग के पास नहीं है। अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए सामग्री, ऑप्शन नंबर ए तो सही है। ए देखते हैं ए किस में है, 1, 2 और 4, यानी हाँ देखिए आकलन की भिन्न भिन्न विधियाँ, ये भी अगर देखिए अब जैसे आकलन की भिन्न भिन्न विधियाँ का मतलब क्या है, आकलन करने का कभी भी उद्देश्य विद्यार्थी को जांचना नहीं होता है, बल्कि यह चेक करना होता है कि जो हम शिक्षा दिए हैं वो कहाँ तक सही है। यानी हम लोग को ऑप्शन 1, 2 और 4 सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, शैक्षणिक कार्यों में बच्चे द्वारा की गई त्रुटियों को समझना निम्न में से क्या है। अब देखिए मान लीजिए आप एक भावी टीचर हैं, जैसे आप अध्यापक बन जाते हैं और जाते हैं पढ़ाने बच्चों को, तो बच्चे कुछ गलतियां कर रहे हैं तो आप उसे क्या समझेंगे, यही क्वेश्चन कह रहा है। कह रहा है केवल विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमताओं का आकलन करने में प्रासंगिक है, केवल शब्द लगाकर इसको कमज़ोर कर रहा है। शिक्षण प्रक्रिया में केवल शिक्षक की दक्षता का पता लगाने के लिए प्रासंगिक है, ये भी गलत कर रहा है। शिक्षण के साथ साथ अधिगम की प्रक्रिया को समझने के लिए प्रासंगिक है। ठीक है, शिक्षण या सीखने से संबंधित किसी भी क्षेत्र के लिए प्रासंगिक नहीं है। अब देखिए हम लोग को ऑप्शन नंबर 4 नहीं की वजह से गलत हो जाएगा, तो हम लोग का उत्तर इसमें ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका उत्तर हो जाएगा। शिक्षण के साथ साथ अधिगम की प्रक्रिया को समझने के लिए प्रासंगिक है, यानी क्या कि जैसे कोई बालक अगर गलती कर रहा है तो आप समझिए कि वह किस चीज़ से प्रभावित है। बात समझ रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए वही कोई जोड़ की प्रक्रिया कर रहा है, अगर जैसे लिख रहा है तो आप एक टीचर होने के नाते ये समझ पाएंगे कि बालक कहाँ से जोड़कर चीज़ें लिख रहा है, तो आप उसको उसी जहाँ से गलती कर रहा है वहीं से सिखाने की प्रयास करेंगे तो वो जल्दी सीख जाएगा। क्यों, क्योंकि उसके दिमाग में ऑलरेडी वो चीज़ फिट है। ठीक है, आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं।
देखिए क्या कह रहा है, अवधारणा समरूपता का परिचय देने के लिए सुश्री कमला ने अपने छात्रों को अलग अलग अनुभव उपलब्ध कराया, जैसे कि भिन्न आकार के प्रतिमान, कंप्यूटर द्वारा आकृतियों के चित्रों का प्रक्षेपण, समूहों में विचार विमर्श इत्यादि। सुश्री कमला का आशय अधिगमकर्ताओं को बहुल अनुभव को उपलब्ध कराना है, जिससे बच्चे को थोड़ा खाली समय मिले, मंदबुद्धि अधिगमकर्ताओं को सहायता मिले, प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं को सहायता मिले, सभी अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं का प्रबंध हो जाए। देखिए सबसे ऑप्शन अच्छा कौन सा है, तो सबसे बेहतर ऑप्शन 4 है। क्यों? क्योंकि इस सारी चीज़ों को एक में समेट दे रहा है। देखिए जब भी आपको कभी ऐसा क्वेश्चन दिखे जहाँ पर ऑप्शन आप लोगों को बिल्कुल समझ में ना आए, तो बस वहाँ पर आप गंभीर शब्दों को पकड़िएगा और जो ऑप्शन में ज़्यादा चीज़ें सम्मिलित हो उस ऑप्शन को चूज करिएगा। ज़्यादा चीज़ें का मतलब कि ज़्यादा शब्दों का वह संग्रह करता हो, तो आप उस ऑप्शन को क्लिक करिएगा, आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा। ये सब सी-टेट के पेपर को सॉल्व करने का कुछ ट्रिक है, और इस ऐसे ही ट्रिक जानने के लिए आप या ऑप्शन के माध्यम से क्वेश्चन को कैसे हल करें, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक और सी-टेट का लिंक मिलेगा, जिस पर मैं आप लोग के सामने मतलब कि फेस टू फेस यानी कि मैं आप लोग के सामने आकर बताया हूं। तो आप लोगों में से जिन्होंने उस प्लेलिस्ट के भी वीडियो को नहीं देखे तो एक बार आप लोग देखिए। दोस्तों इतना विश्वास रखिए कि मैं जितना कहा हूँ उतना यदि कर लेते हैं तो न कि केवल पास होने से नहीं, अच्छे नंबरों से पास होने के लिए आपको कोई मतलब नहीं रोक सकता, यानी आप पास होंगे ही होंगे ही। और हमारे द्वारा दिए गए पीडीएफ आप लोग बस पढ़ लेते हैं। यदि आप लोगों में से जिन्हें पीडीएफ नहीं मिला है तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और व्हाट्सएप ग्रुप का या टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ज्वाइन करें। ठीक है दोस्तों, आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए आगे क्या दिया है, अल्पवयस्क छोटे बच्चे के निम्न में से कौन सी प्रक्रिया पूर्व संख्या संकल्पना का भाग है। कह रहा है वर्गीकरण, प्रतिमान बनाना और एकाकी संगति। ठीक है, गणना, स्वावलंबनशिप गणना और वर्गीकरण, स्वावलंबनशिप गणना, प्रतिमान बनाना और संख्याओं का संरक्षण। उसके बाद कह रहा है क्या, वर्गीकरण, गणना और संख्याओं का क्रम। देखिए ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर होगा वर्गीकरण करना, फिर प्रतिमान बनाना, फिर एकाकी संगति, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। आगे देखिए क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा गणित अधिगम के सही अनुक्रम को प्रदर्शित करता है, जैसे कि डिन्स द्वारा दिया गया है। अब क्या करें, गणितीय परिवर्तिता सिद्धांत, रचनात्मक सिद्धांत, प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक बोधात्मक, प्रत्यावर्ती सिद्धांत। दूसरा दिया है गणितीय अमूर्तीकरण, प्रत्यक्षात्मक बोधात्मक, परिवर्ती सिद्धांत, रचनात्मक सिद्धांत। तीसरा दिया है रचनात्मक सिद्धांत, प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक बोधात्मक, परिवर्तन सिद्धांत, गणितीय परिवर्तन सिद्धांत। अब देखिए प्रत्यक्षात्मक बोधात्मक, परिवर्तित सिद्धांत, गणितीय परिवर्तता सिद्धांत, रचनात्मक सिद्धांत। अब देखिए ये डिन्स द्वारा दिया गया। पहले डिन्स ब्लॉक के बारे में समझ लीजिए। तो डिन्स ब्लॉक का प्रयोग कम से मतलब कि अधिकतर 5 चीज़ों के लिए होता है। एक तो स्थानीय मान के लिए, इससे भी क्वेश्चन पूछता है। एक तो जोड़ के लिए, घटाने के लिए, गुणा के लिए और भागा के लिए। तो उनके अनुसार पहले क्या होना चाहिए, तो प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक यानी कि पहले बोधात्मक परिवर्तिता होना चाहिए सिद्धांत, फिर गणितीय परिवर्तिता सिद्धांत, उसके बाद रचनात्मक सिद्धांत। यानी पहले प्रत्यक्ष कराइए, उसके बाद फिर गणित कराइए और फिर रचना कराइए। यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम आगे बात करते हैं। कह रहा है क्या, 1 से 9 तक की संख्याओं को पढ़ने के लिए निम्न में से कौन से क्रियाकलाप उपयुक्त है। 1 से 9 तक संख्या को पढ़ना है, भिन्न भिन्न पदार्थ देना और एकाकी संगति का उपयोग ठीक करना तथा छात्रों को गणना करने के लिए कहना। ठीक है, दी गई संख्याओं के आधार के संबंधित पदार्थों को एकत्रित करना, मौखिक रूप से 1 से 9 तक की संख्या को क्रम को दोहराना,
दोहराना जब तक कि छात्र इन्हें स्मरण नहीं कर ले। अब देखिए ऑप्शन सी तो वैसे ही गलत है, क्यों? क्योंकि मौखिक रूप से दोहराना और स्मरण करना यानी ये उस पर जोर दे रहा है। अब देखिए दी गई संख्याओं के आधार पर पदार्थों के कथित करना, ये ठीक है। अब भिन्न भिन्न पदार्थ देना और एक ही संगति का प्रयोग करना तथा छात्रों को गणना करने के लिए कहना, यानी ए और बी। देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन बना है। देखिए दोस्तों ए बी ऑप्शन नंबर 4 है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग एक बात को बिल्कुल ध्यान रखिए कि सी टेट के क्वेश्चन पढ़ते समय आप अपनी एक आंख ऑप्शन पर भी रखेंगे, क्योंकि बहुत से क्वेश्चनों का जवाब आपको मान लीजिए कि 3 ऑप्शन ठीक लगते हैं और जवाब 2 ही का देना है, तो आप क्या करेंगे? वैसे पर यहाँ पर आपको रुकना नहीं है, उसमें जो 2 बेस्ट ऑप्शन है उसे निकाल कर आप जवाब देकर आगे बढ़ जाइए। नहीं तो कभी कभी मतलब कि जैसे कि स्टूडेंट या कैंडिडेट को उलझाने के लिए भी पेपर ऐसे सेट किए जाते हैं कि वह एक ही क्वेश्चन पर ज़्यादा टाइम दे दे ताकि उसके और क्वेश्चन आगे छूट जाए। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। कह क्या रहा है, गणित को पढ़ाने के लिए खेल और पहेलियाँ प्रभावकारी रणनीतियाँ हैं क्योंकि यह को बढ़ावा देने में सहायक है। अब देखिए खेल और पहेलियाँ किसको बढ़ावा देती हैं? उपयोग आधारित समझ, कार्यविधिक समझ, तथ्यात्मक समझ, संकल्पनात्मक समझ। तो देखिए गणित के लिए सबसे अच्छा शब्द क्या है? संकल्पनात्मक समझ। यानी खेल और विधियाँ किसको बढ़ावा देती हैं? तो संकल्पनात्मक समझ को बढ़ावा देती हैं। यह भी क्वेश्चन दोस्तों कई बार पूछा गया है। अब देखिए दोस्तों कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है क्या, ए को बी से मिलाना है। यह पर्यावरण का ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है और दोस्तों इस क्वेश्चन में हम लोग बहुत सारे नॉलेज को एकत्रित करेंगे। पहले देखिए गोवा, फिर इसके सामने दिया है छोले भटूरे, कश्मीर पकाया हुआ सांप, केरल करी के साथ उबला टेपिओका, फिर दिया है हांगकांग नारियल के तेल में बनी समुद्री मछली, सरसों के तेल में बनी मछली। अब देखिए पहले हम लोग इसको मिला लेते हैं आराम से, तब ऑप्शन ढूंढेंगे। कह रहे गोवा, तो गोवा में क्या होता है? नारियल के तेल में बनी मछली होती है, ठीक। कश्मीर में क्या होता है? तो सरसों के तेल में बनती है। और जब भी कहें केरल आएगा तो अब टेपिओका देखिएगा, करी के साथ उबला हुआ, यानी ऑप्शन नंबर टी। अब हांगकांग तो आप जानते हैं कि सांपों के लिए फेमस है, यानी क्या ए का 4 चाहिए और बी का 5, ऐसा हम लोग ऑप्शन देखते हैं। कोई है? ए का 4 बी का 5, देखिए पहले में नहीं है, दूसरे में भी नहीं है, तीसरे में है और चौथे में भी नहीं है, यानी कि हम लोग ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग बात करते हैं उस पक्षी का नाम जिसकी आंखें मानव की तरह सामने सामने की तरफ होती हैं। अब बताइए लोमड़ी, चील, गरुड़, उल्लू। अब देखिए इसका उत्तर आप सभी लोग जानते हैं, क्यों दोस्तों? क्योंकि इसका उत्तर क्या होगा? उल्लू। सब कोई क्या कहता है? क्या उल्लू की तरह देख रहे हो? यानी कि उल्लू की आंखें मानव की आंखों की समान आगे की तरफ होता है। हम लोग का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। आइए फिर आगे बात करते हैं। 3 पक्षियों का वह समूह जिसका प्रत्येक सदस्य वस्तुओं को हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी से स्पष्ट देख सकता है। जो वस्तुएं हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई देती हैं उसे ही ये पक्षी 8 मीटर दूरी से देख लेते हैं। कौन सा है? देखिए यानी कहने का मतलब है कि यदि हम 2 मीटर पे तो हमको दिखाई देगा, तो ये 8 हमसे 4 गुना यानी 4 मीटर 8 मीटर पीछे भी रहेगा तभी भी उस वस्तु को देख लेगा। और दोस्तों यह ऐसा क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछा जाता है। तो कौन से पक्षी हैं? बाज, कौवा, कबूतर, ऑप्शन ए दिया है। कौवा, चील, बुलबुल, ऑप्शन 2 दिया है। कबूतर, तोता, चील, ऑप्शन 3 दिया है। बाज, चील और गिद्ध, यानी वो पक्षी कौन से है? तो बाज, चील और गिद्ध, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सबसे सही उत्तर है कि बाज, चील और गिद्ध हम लोगों से 4 गुना ज़्यादा दूरी से पहले मतलब कि देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए घाना नेशनल पार्क किस राज्य में है? दोस्तों आप लोगों को कुछ नेशनल पार्कों के बारे में भी ध्यान रखना है, जैसे कॉर्बेट नेशनल पार्क जिसका अब नाम रामगंगा नेशनल पार्क हो गया है जो उत्तराखंड में है। वैसे दुधवा राष्ट्रीय पार्क का बात कर ले जो कि उत्तर प्रदेश में है।
ऐसे ही कन्हा की बात करें, पंचमढ़ी की बात करें जो कि एमपी में है, तो ऐसे ही आप कुछ राष्ट्रीय पार्कों को भी ध्यान में रखेंगे। जैसे कह रहे घाना नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? पहला कह रहे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात। तो हम लोग का घाना कहाँ है? घाना हम लोग का राजस्थान में है, तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम बात आगे करते हैं। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों जैसे असम में रहने वाले ग्रामीण लोगों को अपने घर पर किस प्रकार से बनाने चाहिए? मतलब घर किस प्रकार के बनाने चाहिए? कहाँ पर? जहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। बांस के घर, बांस के खंभे पर ढालू छत वाले घर, मिट्टी और फूस के बने घर, सपाट छतों वाले लकड़ी के घर। तो देखिए जहाँ पर भारी वर्षा होती है वहाँ के लोग बांस के खंभों पर बने ढालू छत वाले घर बनाया जाता है। दोस्तों आप सी टेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को डेली एक सॉल्व करिए, उसको सॉल्व करिए और सॉल्व करते समय आप दो नियम यदि फॉलो करते हैं यानी पालन करते हैं तो आपको मतलब कि यह समझ जाइए कि पास होने से कोई रोक ही नहीं सकता। अब वो दो नियम क्या है? एक तो आप क्वेश्चन को लगाइए तो उसके सही उत्तर को जिस दृष्टि से आप देखते हैं कि सही होने का वजह यह है, तो वैसे ही गलत उत्तर को भी देखिए कि गलत होने का वजह यह है। एक तो पहला यह, और दूसरा यह कि आप किसी सहपाठी दोस्त मित्रों से उसका डिस्कस जरूर करिए। देखिए दोस्तों सी टेट शब्दों का जाल है, यानी कि सी टेट के एग्ज़ाम के बारे में कहा जा सकता है कि जिसको जितने सी टेट के शब्दों पर पकड़ होगा, सी टेट के शब्द मतलब कि जो फिक्स शब्दावलियाँ हैं उस पर पकड़ होगा और उसके अलग अलग मतलब कि विकल्प में प्रयोग पर पकड़ होगा, वह उतना ही अच्छा स्कोर करेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग बोलिए। बोलने से दोस्तों समझ मतलब शब्द के प्रति समझ विकसित होता है। इसके लिए आप प्रॉपर मतलब कि ज़्यादा नोट्स बनाने के चक्कर में मत पड़िए। जो हमारी टीम आपको पीडीएफ देती है बस उसे स्टडी कर कर और जो हमारे द्वारा क्वेश्चन कराया जाता है उसे कर कर और आप प्रीवियस ईयर को लगाकर मतलब कि सी टेट गारंटी के साथ 110 प्लस ही लेकर आएंगे, इतना समझ जाइए। आइए दोस्तों इन्हीं सब बातों के साथ हम लोग आगे शुरू करते हैं। ठीक है, और दोस्तों आप लोग अपना काम करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब भी और दोस्तों शेयर भी। आइए हम लोग जानते हैं अब घटपर्णी पादप जो कीट और मेढक तक को फंसाकर खा सकता है, हमारे देश के एक पूर्वीय राज्य में भी पाया जाता है। इस राज्य का नाम है, अब देखिए यह ऐसी मतलब कि एक पादप है जो इसका मुंह खुलता है और उसमें जो भी कीट पतंग को फंसा कर और फिर बंद हो जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं घटपर्णी। तो ये कहाँ मिलती है? मेघालय में, मिज़ोरम में, असम में, नागालैंड में। तो यह पौधा ज़्यादातर कहाँ होता है? तो ज़्यादातर मेघालय में होता है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों बार बार पूछा जाता है, तो इसे भी आप लोग बिल्कुल याद रखिए। हम लोग आगे बात करते हैं। कह रहे नीचे दिए गए व्यक्तियों में से सबसे पहले मच्छर के पेट में झांका और यह सिद्ध किया मच्छर मलेरिया फैलाते हैं। अरे वाह, देखिए किसमें झांके हैं? पेट में झांक कर बताए हैं। क्या बात है कि मच्छर मलेरिया फैलाते हैं। आगे चलकर उसे उसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए दोस्तों इतना रिस्क लेने के बाद उन्हें क्या मिला है? नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है दोस्तों, तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम बोमेंट है, फिर कह रहा है रोजालिंड फ्रैंकलिन है, फिर कह रहा है ग्रेगन मेडल है, फिर कह रहा है रोनाल्ड रास है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? रोनाल्ड रास। ठीक है, इन्होंने ही पता लगाया था कि मच्छर से मलेरिया फैलता है। दोस्तों हमारी टीम के द्वारा ईवीएस का एक पीडीएफ दिया जाता है, उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि वो एनसीईआरटी के सार है 3 से 5 तक का। यदि आप चाहें तो उसके स्थान पर एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं, अन्यथा आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप से जुड़कर उस पीडीएफ को प्राप्त कीजिए। आपका 15 नंबर उससे कहीं नहीं गया है, और जो पेडागॉजी का एक मैथ का दिया जाता है उसको भी आप पढ़िए, तो उससे भी आपका 15 नंबर कहीं नहीं गया है। आइए हम लोग आगे बात करते हैं।
कक्षा पहली एवं दूसरी के लिए पर्यावरण अध्ययन की कोई पाठ्य पुस्तक नहीं है। ऐसा इसलिए है क्यों कह रहा है कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण की कोई पुस्तक नहीं लगती है। पर्यावरण की पुस्तक 3 से 5 तक है। तो ऐसा शिक्षकों और विद्यार्थियों का बोझ कम करने के लिए किया गया है। यह कोई रीज़न नहीं है दोस्तों कि बुक नहीं लगाया जाएगा क्योंकि शिक्षक का बोझ कम हो जाएगा। अब आप शिक्षक बनने जा रहे हैं तो फिर बोझ कैसा? आप तो सबसे स्पष्ट प्राणी बनेंगे। स्पष्ट का मतलब सब चीज़ सही बोलेंगे। क्योंकि खुद ही आप भविष्य निर्माता है, किसी की भविष्य बनाने जा रहे हैं और आपके अंदर फ्रेब होगा, झूठ होगा, बोझ से आप दबेंगे तो आप कैसे करेंगे? फिर ऑप्शन कह रहा है पर्यावरणीय घटकों को भाषा और गणित के साथ समाहित किया गया है। इन कक्षाओं के विद्यार्थियों को पर्यावरणीय अवधारणा पढ़ना कठिन है। पाठ्यचर्या पुस्तक से परे जाने पर जोर देती है। नहीं, सबसे सही ऑप्शन नंबर बी है। क्यों? पर्यावरणीय घटकों को भाषा और गणित की जो पुस्तक लगती है उसी में क्या किया गया है? तो उसी में समाहित यानी संकलन किया गया है, यानी जोड़ा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हम लोग का इसका उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। कह रहा है क्या? पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को करना चाहिए। क्या करना चाहिए? पाठ्यचर्या का निर्माण, पाठ्यचर्या का हस्तांतरण, पाठ्यचर्या का पालन, पाठ्यचर्या का क्रियान्वयन। तो देखिए, यदि आप पर्यावरण का टीचर हैं तो आप क्या करेंगे? पाठ्यचर्या का निर्माण करेंगे। पाठ्यचर्या निर्माण करने का मतलब क्या है, इस बात को आप समझिए। देखिए, पाठ्यचर्या निर्माण का मतलब यह है कि वह अपना पाठ्य का ऐसे निर्माण करे जिससे बालक को अच्छा से अच्छा और बालक सक्रिय के पद पर रहते हुए चीज़ों को अन्वेषित करे, सीखे या उस पर और अपने ज्ञान को बढ़ाए। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बात करते हैं पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है। अब देखिए, इसकी प्रकृति क्या है? क्रिया की अपेक्षा संज्ञा अधिक। माने क्या कह रहा है? क्रिया की अपेक्षा कार्य नहीं करेगा, वह संज्ञा अधिक करेगा। मतलब कि संज्ञान अधिक लेगा। संज्ञान की अपेक्षा क्रिया अधिक। ठीक है, संज्ञान एवं क्रिया दोनों, ना तो संज्ञान ना ही क्रिया। तो देखिए, संज्ञा की अपेक्षा क्रिया अधिक, यानी पर्यावरण कहता है क्या कि आप पहले क्रिया करिए, उसके बाद संज्ञा यानी कि ज्ञान को लीजिए। क्रिया मतलब कि क्षेत्र घूमिए, तब चीज़ों को जल्दी सीखेंगे। क्षेत्र भ्रमण करिए, अन्वेषण करिए। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हम लोग का इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे आइए, आगे बात करते हैं। रमेश कक्षा 5 में जंतुओं को पढ़ाने के लिए नाटक का उपयोग करना चाहता है, उसे क्या करना चाहिए? अब देखिए, किसको पढ़ाना है? तो जंतुओं को पढ़ाने के लिए नाटक का उपयोग करना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? पहले से मंचित एवं अभिनीत नाटक को खोजें, पहले से लिखित नाटक का चयन कर निर्देशित करें, विद्यार्थियों से नाटक लिखने और अभिनय करने को कहें, स्वयं नाटक लिखकर निर्देशित करें। देखिए, अब जंतुओं पर उसको पढ़ाना है तो सबसे अच्छा क्या है? विद्यार्थी नाटक लिखे और अभिनय करने को है। अभिनय करना इस ऑप्शन को ज़्यादा मजबूत बना रहा है। क्यों? क्योंकि विद्यार्थी जब अभिनय करेगा, मान लीजिए किसी को गाय बना दिए, किसी को ये, तो जल्दी चीज़ों को क्या करेगा? ऑब्जर्व करेगा। आइए, ऑप्शन नंबर हम लोग का 3 इसका उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। अब देखिए क्या करें, पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? लिपि ज्ञान, तेज गति, अर्थ, शब्द ज्ञान। अब देखिए, पढ़ने का सबसे अच्छा और सबसे मतलब कि अर्थपूर्ण क्या होता है? देखिए, इसमें अर्थपूर्ण शब्द भी आ गया। पढ़ने का मतलब होता है आप अर्थ ग्रहण करिए। आप किसी भी चीज़ को पढ़िए तो पढ़ने का मतलब ये है कि आप अर्थ को क्या कर रहे हैं? तो ऑब्जर्व कर रहे हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका उत्तर हो जाएगा। फिर हम लोग आगे बात करते हैं। विद्यालय आने से पूर्व बच्चों के पास अपनी भाषा संपदा जो होती है लेकिन की सचेत जानकारी नहीं होती। देखिए, विद्यालय आने से पूर्व बच्चों के पास अपनी भाषा तो होती है लेकिन किसकी जानकारी नहीं होती है? वर्णमाला की, व्याकरण की, सुनने बोलने की, पढ़ने लिखने की। तो उनके पास किस चीज़ की? तो व्याकरण की जानकारी नहीं होती है। अपनी भाषा तो उनके पास होती है लेकिन व्याकरण की जानकारी नहीं होती है।
दोस्तों हम लोग ने इतने क्वेश्चन कर लिए बिना रुके ही, तो आप लोग सपोर्ट करिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। दोस्तों आप लोग के लाइक से हम लोग को पता चलता है और हमारी टीम को यह बात पता चलता है कि हमारे द्वारा दिया गया कंटेंट आप लोग को पसंद आ रहे हैं। इसलिए आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, आइए इसी की तरह हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहे भाषा शिक्षक के रूप में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। मतलब कह रहा है कि मान लीजिए आप एक लैंग्वेज टीचर हैं, तो किस बात को सबसे ज़्यादा महत्व देंगे, पाठ्य पुस्तक को, भाषा आकलन को, भाषा शिक्षण को, संसाधन सामग्री को। तो देखिए यदि आप भाषा शिक्षक है तो आप भाषा शिक्षण को सबसे ज़्यादा महत्व दीजिए। अब देखिए भाषा शिक्षण का तात्पर्य यहाँ क्या है कि भाषा के विकास के जितने भी मतलब कि पहलू है उस पर आप जोर दीजिए। अंतःक्रिया करवाना है तो अंतःक्रिया कराइए, बच्चों को आपस में बात विचार विमर्श करना है तो वो कराइए। मतलब कि जो भी भाषा शिक्षण का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसे आप कराइए, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका उत्तर हो जाएगा। हम लोग आगे बात करते हैं। आगे देखिए, जिन बच्चों को पढ़ने में कठिनाई होती है वे फिर भरना से प्रभावित होते हैं। अब देखिए जब भी पढ़ना शब्द आ जाएगा तो हम लोग इतना इस क्वेश्चन को कर लिए हैं कि अब क्वेश्चन तो मन में बैठे, क्या डिसलेक्सिया, लेक्सिया यानी डिसलेक्सिया, यानी पढ़ना संबंध किससे है तो डिसलेक्सिया से है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। अब देखिए चौथे पर लिखा है डिस्ग्राफिया। अब देखिए ग्राफ का मतलब क्या होता है, तो आप लोग जानते हैं कि ग्राफ का मतलब क्या होता है। ग्राफ का मतलब ग्राफ पर लिखना। ग्राफ हम लोग क्या करते हैं तो लिखते हैं, ठीक। यानी डिस्ग्राफिया का मतलब क्या, लिखने से संबंधित जब भी विकार पूछेगा तो आप क्या कहेंगे डिस्ग्राफिया। वैसे ही बात करें डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया का मतलब क्या, गणित के कैलकुलेशन से, किससे, गणित के कैलकुलेशन से, गणितीय गणना लिख लीजिए डिसकैलकुलिया। यही तीन चार पूछे जाते हैं। आइए फिर हम लोग आगे बात करेंगे। देखिए आगे क्या दिया है, भाषाई क्षमता के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, किसका महत्वपूर्ण है, कह रहा है रेडियो का, टेलीविज़न का, अंतःक्रिया का, परीक्षाएं का। अब देखिए दोस्तों मैं आप लोग को बार बार कहता हूँ किसी भी ऑप्शन पर यदि वैज्ञानिक प्रभाव दिख जाए तो ऑप्शन बिल्कुल सही है, भले क्वेश्चन में नाम लिया गया हो चाहे ना लिया गया हो। यानी क्या, देखिए इस यहाँ पर क्या अंतःक्रिया दिख गया, तो अंतःक्रिया आप लोग जानते हैं किनका है, तो वाइगोत्स्की साहब का सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो इस पर मतलब कि अंतःक्रिया सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसका हम लोग का उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। कह रहा है पहली कक्षा की पाठ्य पुस्तक में ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए जो सरल हो, जटिल हो, सहज हो, साहित्यिक हो। तो देखिए जो पहली कक्षा की पाठ्य पुस्तक में भाषा का प्रयोग होता है तो क्या होता है, सहज होता है। सहज मतलब कि बिल्कुल स्पष्ट, स्पष्ट किसके लिए, उन बच्चों के लिए स्पष्ट, ठीक है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका उत्तर हो जाएगा। कह रहा है भाषाई क्षमता के आकलन की दृष्टि से निम्न में से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उचित है। अब किसके लिए, भाषाई क्षमता के आकलन के लिए, ठीक। देखिए जब भी ऐसा आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, उसमें देखिएगा किस ऑप्शन में ज़्यादा मतलब उत्तर देने के विकल्प खुल रहे हैं या ज़्यादा उस पर बोला जा सकता है। यानी कि वह एक उत्तर को मतलब सीधा समझिए अपसारी अभिसारी, अपसारी मतलब कि एक से ज़्यादा उत्तर होना, ठीक। मैं बोल दूं कि 10 और 15 के बीच में कितनी संख्याएं हैं तो आप इसको नहीं बता सकते हैं, क्यों, क्योंकि 10 से 15 तक कहेंगे 11 12 13 14 इतना ही नहीं है। अब 10.12, 10.02, 10 ऐसे करके बहुत अनंत संख्याएं हैं। तो ये क्या है, ये अपसारी है। और अभिसारी क्या है, मैं बोल दूं कि 10 में 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, तो ये फिक्स है कि आप 85 लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, वो अभिसारी हो जाएगा। तो ऐसे ही हम लोग को देखना है कि भाषाई क्षमता के आकलन की दृष्टि को निम्न में से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उचित है। तुम बजाज होते तो चूहे को कपड़े देते या नहीं, क्यों। अब देखिए यहाँ पर क्यों की जवाब देना है, किसकी, बजाज, बजाज मतलब कपड़ा बेचने वाला, ठीक।
दर्जी चूहे किस बात से डर गया? दर्जी चूहे की किस बात से डर गया? चूहा टोपी क्यों पहनना चाहता था? अब कह रहा है चूहा टोपी पर सितारा क्यों लगवाना चाहता था? देखिए, तो यहाँ पर सबसे अच्छा हम लोग का उत्तर कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्यों? कि तुम बजाज होते तो चूहे को कपड़े देते या नहीं? अगर देते तो क्यों और नहीं देते तो क्यों? यहाँ पर हम लोग का उत्तर क्या हुआ? तो यहाँ पर उत्तर हम लोग का फैल रहा है, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। आगे बात करते हैं। किसी भी पाठ के अंत में दिया गया अभ्यास एवं गतिविधियां बच्चों के में मदद करती है। किस में मदद करती है? श्रवण कौशल में, भाषा विस्तार में, पठन कौशल में, लेखन कौशल में। तो कभी भी दिया जाता है तो वो भाषा के विस्तार में मदद करती है। भाषा का विस्तार का मतलब क्या है, इस बात को समझना है थोड़ा सा। देखिए, भाषा विस्तार का मतलब कि उसके सारे चीज़ों से हो गया, पठन से भी हो गया, लेखन से ही हो गया, श्रवण से हो गया, तब भाषा का विस्तार कहा जाएगा। भाषा का विस्तार का मतलब कि इन चीज़ों का सम्मिलित रूप है। इससे हमारा क्या होगा? इससे हमारा ऑप्शन नंबर 2 इसका उत्तर होगा। आइए फिर आगे बात करते हैं। दोस्तों, आज का हम लोग का सेशन यहीं पर कंप्लीट होता है। और दोस्तों, हम लोगों ने इतने कम समय में इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चनों का जो रिवीजन किया है या तैयार किया है। और दोस्तों, आप लोग पेपर देने से जाने से पहले यानी पेपर के एक दिन पहले इन सारे क्वेश्चनों को ज़रूर देखिए। मतलब आपको हूब में हूब इससे क्वेश्चन मिलेंगे। दोस्तों, आप लोग इस सेशन को अपना सपोर्ट दीजिए। और आप लोग जानते हैं कि आप लोग का सपोर्ट क्या है। आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों शेयर करिए। और दोस्तों, जाते जाते आप लोग को मैं एक और बात बताता हूँ। आप लोग पेपर देने बैठिएगा तो बिल्कुल घबराइएगा मत। ज़्यादा लंबा पेपर है तो अपने साथ में पानी का बोतल लेकर जाएं और 10-15 क्वेश्चन करने के बाद एक घूंट पी लीजिए, क्योंकि वहाँ पर ऑप्शन आपको ज़्यादा लंबा दिखेगा। और मैथ के क्वेश्चन करते वक्त तो एक बात बिल्कुल अपने ध्यान में रखना है कि वो लंबा लिखा रहेगा लेकिन क्वेश्चन छोटा ही होगा। तो बड़ा देखकर भगना नहीं है। क्यों? क्योंकि स्क्रीन पर टाइम चलता रहता है तो अपने अंदर डर हो जाती है कि आगे वाला क्वेश्चन छूट जाएगा। तो अपने स्पीड को मेंटेन करते हुए और मैथ के लिए 2-4 मिनट अधिक निकालना है दोस्तों। आप लोग दोस्तों इस सेशन को लाइक करिए। और दोस्तों, हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे इसके अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।